हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर, तो कहिए कैसे हैं आप। आपकी कहानी वाली दीदी सुहाग की सारी कहानी का दूसरा पार्ट लेकर हाजिर है। जहां हम लोगों ने देखा था कि रतन सिंह विवश होकर गौड़ा की साड़ी लेकर बाहर चले आए थे और आगे की कहानी शुरू करते हैं। उसी दिन से गौड़ा के हृदय पर एक बोझ सा रहने लगा। वह दिल बहलाने के लिए नाना प्रकार के उपाय करती, जलसों में भाग लेती, सैर करने जाती, मनोरंजक पुस्तकें पढ़ती, यहाँ तक कि कई बार नियम के विरुद्ध थिएटर भी गई और कोई अमंगल की कल्पना को शांत करना चाहती थी। उसकी एक दिन की देर उसका साधारण सिर दर्द और जुकाम उसे अव्यवस्थित कर देते थे। वह बहुधा बुरे स्वप्न देखा करती थी। इधर उसकी सुहाग की सारी स्वदेश प्रेम की बेदी पर भस्म होकर रिद्धि प्रदायिनी भभूत बनी हुई थी। दूसरे महीने के अंत में रतन सिंह ने उसे लेकर लौट आए। गौड़ा को वापस आए 3-4 दिन हो चुके थे, पर अब साहब के संभालने पर नियत स्थान पर रखने के लिए वह इतनी व्यस्त रही कि घर से बाहर ना निकल सकी। कारण यह था कि केसर मेहरी उसके जाने से दूसरे ही दिन छोड़कर चली गई थी और अभी उतनी चतुर दूसरी मेहरी नहीं मिली थी। कुंवर साहब का साइस राम टहल भी छोड़ गया था। बेचारे कोचवान को साइस का काम भी करना पड़ता। संध्या का समय था। एक दिन गौड़ा बरामदे में बैठी आकाश की ओर एकटक होकर ताक रही थी। चिंताग्रस्त प्राणियों का एकमात्र अवलंब है। सहसा रतन सिंह ने आकर कहा, चलो आज तुम्हें स्वदेशी बाजार की सैर करा लाता हूँ। यह मेरा प्रस्ताव था, पर 4-5 दिन हो गए यहाँ आए हुए, उधर जाने का अवकाश ही नहीं मिला। गौड़ा बोली, मेरा जाने का जी तो नहीं चाहता, यहीं बैठकर कुछ बातें कर लेते हैं। रतन बोला, नहीं, चलो देख आते हैं, 1 घंटे में लौट आएंगे। अंत में गौड़ा राजी हो गई। इधर महीनों से बाहर ना निकली थी। आज उसे चारों तरफ एक विचित्र शोभा दिखाई दी। बाजार कभी इतनी रौनक न थी, पर वह स्वदेशी बाजार में पहुँचे तो जुलाहों और कोड़ियों को अपनी अपनी दुकानें सजाए बैठे देखा। सहसा एक वृद्ध कोड़ी ने आकर रतन सिंह को सलाम किया। रतन सिंह चौंक कर बोले, राम टहल, तुम कब आए? राम टहल का चेहरा श्री संपन्न था। उसके अंग अंग से आत्मसम्मान की आभा छलक रही थी। आंखों में गौरव ज्योति थी। रतन सिंह को कभी अनुमान नहीं हुआ कि अस्तबल साफ करने वाला बुढ़ा राम टहल इतना सौम्य, इतना भद्र पुरुष है। वह आकर बोला, सरकार, अब तो अपना कारोबार करता हूँ। जब से आपकी गुलामी छोड़ी तब से अपने काम में लगा हुआ हूँ। आप लोगों की निगाह हम गरीबों पर हो गई, हमारा भी गुजर हो रहा है। नहीं तो आप जानते ही हैं कि किस हालात में पड़ा हुआ था। जात का कोड़ी हूँ, पर पापी पेट के लिए चमार बन गया था। रतन बोले, तो भाई अब मुँह मीठा कराओ। यह बाजार लगाने की मेरी सलाह थी, बिक्री तो अच्छी होती होगी। राम टहल बोला, हाँ सरकार, आजकल खूब बिक्री हो रही है। माल हाथों हाथ उठ जा रहा है। यहाँ बैठते हुए 1 महीना हो गया, पर आपकी कृपा से लोगों के 4 पैसे थे, वो बेबाक हो गए। भगवान की दया से रूखा सूखा भोजन भी दोनों समय मिल जाता है। और क्या चाहिए। मालकिन की सुहाग की साड़ी का होली में आना कहिए और बाजार का चमकना कहिए। लोगों ने कहा, जब इतने बड़े आदमी होकर ऐसे शकुन की चीज़ की परवाह नहीं की, तो फिर हम विदेशी कपड़े क्यों रखें। जिस दिन होली जली है उसके 2-3 दिन पहले ही सरकारी इलाके पर चले गए थे। उसके पहले भी सरकार कई दिनों तक घर में बहुत कम निकलते थे। मैं तो यही कहूँगा, यह सारी माया उसी सुहाग के साड़ी की है। इतने में एक अधेड़ उम्र की स्त्री गौड़ा के सामने आकर बोली, बहू जी, मुझे भूल तो नहीं गई। गौड़ा ने सिर उठाया तो सामने केसर मेहरी खड़ी थी। वह सुंदर साड़ी पहने हुई थी, हाथ पाँव में मामूली गहने भी थे, चेहरा खिला हुआ था। स्वाधीन जीवन गौरव का एक एक भाव से प्रपुष्टित हो रहा था। गौड़ा ने कहा, इतनी जल्दी कैसे भूल जाऊंगी, अब कहाँ रहते हो? हमें लौटने भी न दिया, भीड़ में ही भाग गई। केसर बोली, क्या करूं सरकार, अपना काम चलते देखकर सब्र न हो सका। जब तक रोजगार न चलता था तब तक लाचारी थी। पेट के लिए सेवा टहल, करम कुकरम सभी करना पड़ता था। अब आप लोगों की दया से हमारे भी दिन लौटे हैं। अब दूसरा काम नहीं किया जाता। अगर बाजार का यही रंग रहा तो हम अपनी कमाई खाएं न चुकेगी। यह सब आपकी साड़ी की महिमा है बहू जी। उसकी बदौलत हम गरीबों में कितने ही घर बस गए। 1 महीना पहले इन दुकानदारों में से किसी को रोटियों का ठिकाना नहीं था।
कोई साइसी करता, कोई ताशे बजाता था। यहाँ तक कि कई आदमी मेहतर का काम करते थे, कितने ही भीख मांगते थे। अब सब अपने धंधे में लगे हुए हैं। सच पूछो तो तुम्हारी सुहाग की साड़ी ने हमें सुहागिन बना दिया, नहीं तो हम सुहागिन होते भी विधवा की तरह रहते थे। सच कहती हूँ, सैकड़ों जवानों से नित्य यही दुआ निकलती है कि आपका सुहाग अमर हो, जिसने हमारी राज जात को सुहाग दान दिया। रतन सिंह एक दुकान पर बैठकर कुछ कपड़े देखने लगे। गौरा का भावुक हृदय आनंद से पुलकित हो उठा था। उसकी सारी अमंगल कल्पनाएं स्वपत्र में विचित्र हो जाती थी। आंखें सजल हो गई थी और सुहाग की देवी अश्रु संचित नेत्रों से सामने खड़ी आंचल फैलाकर उसे आशीर्वाद दे रही थी। उसने रतन सिंह को भक्तिपूर्ण आँखों से देखकर कहा, मेरे लिए भी एक साड़ी ले लो। जब गौरा यहाँ से चली तो सड़क की बिजलियाँ जल चुकी थी। सड़कों पर खूब प्रकाश था। उसका हृदय भी आनंद से प्रकाश में जगमगा रहा था। रतन सिंह ने पूछा, सीधे घर ले चलो? गौरा बोली, नहीं, छावनी की तरफ होके आते हैं। रतन बोला, बाजार खूब सजा हुआ था। गौरा ने कहा, यह ज़मीन लेकर एक अस्थायी बाजार बनवा दो, स्वदेशी कपड़ों की दुकानें हो और किसी से किराया न लिया जाए। रतन बोला, बहुत खर्च पड़ेगा। गौरा ने कहा, मकान बेच दो, रुपये ही रुपये हो जाएंगे। रतन कहा, और रहेंगे कहाँ? पेड़ के नीचे? रतन बोला। गौरा बोली, नहीं, गांव वाले मकान में रहेंगे। रतन बोलता है, सोचूंगा। गौरा ने जरा देर में इलाके भर में खूब कपास की खेती कराओ, जो कपास बोए उसकी बेगार माफ़ कर दो। रतन बोला, हाँ, तदबीर अच्छी है, दूनी उपज हो जाएगी। गौरा कुछ देर सोचने के बाद बोलती है, लकड़ी बिना दाम दो तो कैसा हो, जो चाहे चरखे बनवाने के लिए काट ले जाए। रतन बोला, लूट मच जाएगी। गौरा बोली, ऐसी बेईमानी कोई नहीं करेगा। जब उसने सारी गाड़ी से उतरकर एक घर में कदम रखा तो चित्त शुभ कल्पनाओं से प्रफुल्लित हो रहा था, मानो कोई बछड़ा खूंटे से छूटकर किलोलें कर रहा हो। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको कोई कहानी सुनने का मन हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।